नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बजट ग्रोथ बूस्टर, क्या दूर होगा सीटीटी का संकट, इसमें आपका स्वागत है। और आज इसमें हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि जब से कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा है उसके बाद से ही लगातार इस बात की डिमांड हो रही है कि ट्रांजैक्शन टैक्स में राहत दी जाए। हालांकि अब तक ये मांग नहीं मानी गई है, जब 2012-13 के बजट में ये लगा था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से ये मांग और जोर पकड़ने लगी है क्योंकि जो वॉल्यूम के आंकड़े हैं कमोडिटी मार्केट में, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग के, उसमें बहुत तेज गिरावट आई है। तो क्या इस बार इंडस्ट्री की ये डिमांड पूरी होगी? क्या ये डिमांड पूरी होगी और सीटीटी में कुछ राहत मिलेगी? और सीटीटी को लेकर के इंडस्ट्री ने क्या नया फॉर्मूला सरकार के सामने रखा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र वाधवा, प्रेसिडेंट हैं कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। हमारे साथ अशोक अग्रवाल हैं, चेयरमैन हैं ग्लोब कैपिटल के। और कपिल देव हैं, चीफ बिजनेस ऑफिसर NCDEX के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल नरेंद्र वाधवा जी आपसे ही, चूंकि आपने बहुत लंबी फहरिस्त अपनी डिमांड की रखी है वित्त मंत्री के सामने और आप हर बार, मतलब पिछले कई सालों से आप इस बात को लेकर वकालत कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन टैक्स में राहत मिले, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। इस बार पहले तो आप ये बताएं कि इस बार उम्मीद कितनी है सर, कितनी उम्मीद आप कर रहे हैं कि इस बार आपको कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में राहत मिल जाएगी? धन्यवाद मृत्युंजय जी। जैसे आपने बताया कि 2012 के बजट में सीटीटी इंट्रोड्यूस हुई थी और हमारे वॉल्यूम्स उस वक्त कमोडिटीज के 70,000 करोड़ से 80,000 करोड़ थे पर डे के। और जैसे ही ये सीटीटी इंट्रोड्यूस हुआ, हमारे जो वॉल्यूम्स हैं, एवरेज वॉल्यूम, वो नीचे आके 30,000 करोड़ से नीचे आ गए। तो हम कोरिलेट करते हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है ये वॉल्यूम्स को नीचे लाने के लिए। तो उसी की तर्ज में हम कई सालों से लगे हुए हैं गवर्नमेंट से, और कई बार हमारे को उम्मीदें हुई हैं पीछे भी कि हमारा को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। मृत्युंजय जी, हम इसके पीछे हमारा ये तर्क है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो इंडिया के अंदर है, ये काफी ऊपर है। हम कंपेयर करें अगर दूसरी कंट्री से, जैसे हम कंपेयर करते हैं सारे डाटा पॉइंट्स को चाइना से, तो चाइना में अगर हम गोल्ड का ट्रेड करते हैं 1 करोड़ रुपए का, तो हमारा जो यहाँ पर इंडिया में कॉस्ट है वो है 1447 रुपए का, जो हमारी कैलकुलेशन है। और चाइना के अंदर ये 1/4 है। तो ये वॉल्यूम्स जो है, ये इसको अगर हमारे को लाना है इंडिया के अंदर, तो हमारे को इसको कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को कमोडिटीज के अंदर कम करना पड़ेगा। हमारा ये एक और बोलना है गवर्नमेंट से कि जैसे उनका स्लोगन है मेक इन इंडिया, हम ट्रेड इन इंडिया का स्लोगन लेकर आए हैं, और जो वॉल्यूम्स इंडिया से बाहर गए हैं बाहर की एक्सचेंजेस के अंदर, हमारे को उसको वापसी लाने की जरूरत है। बहुत से कॉर्पोरेट जो हैं वो ये बाहर ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके अंदर गवर्नमेंट का वो होगा, इनिशिएटिव आएगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से देखेंगे, तो ये सारे वॉल्यूम्स इंडिया में लाए जा सकते हैं। मृत्युंजय जी, एक और चीज मैं बोलूंगा, हम जो ये कोरोना के बाद देयर इज ए बिल्कुल सप्लाई चेन के अंदर डिस्ट्रप्शन हुआ है, पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। तो हमारे को ये इंश्योर करना है कि हमारे पास हमारी एफिशिएंसी हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर। मैकेंजी की एक स्टडी कह रही है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर 40% जो है वो कमोडिटी स्फीयर से आएगा। तो हमारे को देखना है कि कोई जो इसके अंदर इकोसिस्टम के अंदर कमियां हैं उसको पूरी करने की जरूरत है। उसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एक बहुत मेजर पार्ट है। गवर्नमेंट लेवीज जो हमारे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में है वो 70% है, और उसका वो मेजर पार्ट है सीटीटी। तो उसको रिडक्शन करने की जरूरत है। इस साल हम काफी होपफुल है, लास्ट ईयर भी काफी होपफुल थे, लेकिन कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि हमने कोई भी जो रेवेन्यू में कमी आएगी वो वाला कोई प्रपोजल नहीं ले रहे थे। लेकिन जो बातचीत इस साल हुई है, हमारे को लगता है एटलीस्ट 1000 से कम 500 रुपए तो हम जरूर आ जाएंगे सीटीटी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस बार जो बातचीत हो रही है, जो 1 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर जो 1000 रुपए ट्रांजैक्शन टैक्स है, आप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि 500 रुपए तक जरूर आ जाएगा। ठीक है। अब अशोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चूंकि आप कमोडिटी मार्केट का बहुत लंबा अनुभव है आपका, एक नया फॉर्मूला सीपीआई की तरफ से दिया गया है। एक ये कि पहले तो ये कि पूरी तरह से ट्रांजैक्शन टैक्स को खत्म कर दिया जाए, पहली डिमांड तो ये है। अगर पूरी तरह से खत्म ना किया जाए तो इसको 1000 से घटाकर 500 रुपए कर दिया जाए। तीसरा जो फॉर्मूला सुझाया गया है वो ये है
कि अगर ये भी ना हो पाए, 500 रुपये भी ना हो पाए, तो सीटीटी को टैक्स पेड के तौर पर माना जाए, ना कि एक्सपेंस यानी खर्च के तौर पर। तो मान लीजिए कि अगर इन तीनों फॉर्मूला में से एक को भी सरकार इंप्लीमेंट कर देती है, तो क्या वो पर्याप्त होगा? मार्केट के लिए राहत मिलेगी ठीक ठाक? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। अगर इंडिया के अंदर पॉसिबिलिटी है टू मेक इंडिया ए ग्लोबल ट्रेडिंग हब, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया। एक्चुअली मेक इन इंडिया इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बट ट्रेड इन इंडिया इज वेरी मच पॉसिबल। आप दुनिया में किसी भी अच्छे, आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाइए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाइए, सीएमई में जाइए, वहां पर जो मेन ट्रेडिंग कंट्रोल करते हैं दे आर ऑल इंडियंस। एक्चुअली ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम के अंदर भी इंडियन कंपनीज का बहुत बड़ा हाथ है। इंडियन जो ऑयल कंपनीज हैं या इंडियन जो एयरलाइंस हैं, वो ग्लोबल एक्सचेंजेस में अपनी पोजीशन हैज करती है। इंडियन कमोडिटी कंपनीज लेट अस से वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, हिंडाल्को, वो अपनी पोजीशन ग्लोबल एक्सचेंजेस में हैज करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, और जो लिक्विडिटी है दैट इज कनेक्टेड विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अगर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है तो आपकी इंपैक्ट कॉस्ट हाई हो जाती है। इंपैक्ट कॉस्ट का मतलब बिना प्राइस को चेंज किए आप उस प्राइस के ऊपर कितनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर आपको अगर कॉपर का ट्रेड करना है विदाउट चेंज इन प्राइस, आप 1 करोड़ रुपए का कर सकते हैं। यही कॉपर आप अगर चाइना में ट्रेड करें तो आप 10 करोड़ का कर सकते हैं। यही कॉपर आप किसी और एक्सचेंज में करें तो इससे 5 से 10 गुना ज्यादा विदाउट एनी इंपैक्ट कॉस्ट आप ट्रेड कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने अगर जो हमने 3 प्रपोजल दिए हैं, किसी भी एक प्रपोजल को भी मान लिया तो देखिए हमारा जो टर्नओवर था सीटीटी के आने से पहले था 70,000 करोड़। अभी टर्नओवर है 31,500 और 32,000 करोड़ पर डे। दुनिया के अंदर 2012-13 से टर्नओवर कम से कम मोर देन डबल हो गया है ऑन मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस। सो आइडियली इफ सीटीटी वाज नॉट देयर आवर टर्नओवर शुड हैव बीन 1,40,000 करोड़, whereas it has gone down। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम कैपिटल मार्केट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, इट विल इंक्रीज, इट विल नॉट गो डाउन। तो आप ये कह रहे हैं विन विन। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ट्रांजैक्शन टैक्स सरकार हटा भी दे या घटा भी दे तो सरकार को रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं होगा, और इनफैक्ट जब ट्रेडिंग बढ़ेगी तो सरकार को फायदा ही होगा नेट टू नेट। ठीक है, लेकिन कपिल जी, चूंकि आप एक्सचेंज की नुमाइंदगी करते हैं सर, आप जरा बताएं कि जो बात अभी अशोक जी कह रहे थे कि वॉल्यूम में बहुत तेज गिरावट आई है, 70,000 करोड़ से घटकर ये 30-31,000 करोड़ पे आ गया है। क्या वॉल्यूम में गिरावट के पीछे सिर्फ कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वजह है? आप चूंकि एक्सचेंज के अंदर हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा कि जो ट्रेडिंग का पैटर्न है क्या वाकई ट्रांजैक्शन टैक्स की वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है? थैंक यू मृत्युंजय जी। देखिए, एक ही चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी हमको जब हम वॉल्यूम और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। पर जैसा कि अशोक जी ने बोला, किसी भी एक्सचेंज या किसी भी मार्केट की जो सक्सेस है वो देखी जाती है कि ओपन इंटरेस्ट उस मार्केट में कितना है और उस मार्केट में इम्पैक्ट कॉस्ट कितना है। इंडियन कमोडिटी मार्केट इज ए ग्रोइंग मार्केट, और कभी भी हम उस पोटेंशियल, अगर हम ग्लोबल बेंचमार्क की बात करें, जिस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज के डेरिवेटिव्स मार्केट ट्रेड कर रहे हैं, वी आर नॉट इवन एट 1%। और बिकॉज इस तरह का जो स्टेप है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इम्पैक्ट कॉस्ट को कम करने के लिए और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम कॉस्ट को स्ट्रीमलाइन करें और पॉलिसीज को स्टेबल रखें तो इस मार्केट को आगे बढ़ने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बट यस, सीटीटी जैसे कि बाकी दो नरेंद्र जी और अशोक जी ने बोला, सीटीटी लगने के बाद विजिबल इम्पैक्ट है नंबर्स में, चाहे वो पार्टिसिपेशन नंबर्स हो, वॉल्यूम हो, या फिर अगर आप ओपन इंटरेस्ट टू वॉल्यूम रेशियो की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट है ट्रेडिंग के ऊपर, और इसको देखने की जरूरत है। एक्सचेंज के तौर पर भी आप ये फील कर रहे हैं कि इसका
वाकई नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम में गिरावट आ रही है, ट्रेड हैम्पर हो रहा है, तो ज़रूरी है कि इस बार के बजट में इस बात पर फोकस किया जाए। अब ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर सरकार को कोई बड़ा रेवेन्यू गेन नहीं हो रहा है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से, तो ऐसी क्या दिक्कत है या ऐसी क्या मजबूरी है, क्या कंपल्सन है सरकार के सामने जिस वजह से सरकार इसे हटा नहीं पा रही है या घटा नहीं पा रही है? इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और हमारी खास चर्चा जारी है। अब वाधवा जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चूंकि आप लोगों ने अपनी डिमांड में ये बात कही है कि सरकार ने ये सोचा था, ये उम्मीद की थी कि कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स से करीब करीब 2000 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, जबकि सरकार को 600 करोड़ का रेवेन्यू भी ठीक से मिल नहीं पाता है। अगर आप जीएसटी के लॉस को कैलकुलेट कर दें तो करीब करीब 450 करोड़ ही आता है। अगर इतनी कम रकम आती है सर, तो फिर सरकार पिछले मतलब 8-10 सालों से ये बात चल रही है, तो क्यों नहीं कम कर पा रही? क्या कंपल्सन है? कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन टैक्स कम नहीं हो पा रहा है, नहीं घट पा रहा है। वाधवा जी, देखिए, जो सीटीटी की फिगर है वो 750 करोड़ के करीब हम कलेक्शन करते हैं। पहले ये एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ था इस मार्केट में, इक्विटी मार्केट के लिए, उसके बाद सीटीटी इंट्रोड्यूस हुआ था। और क्योंकि ये इकट्ठा लिंक्ड है कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो हमारे को लगता है सीटीटी पे रेशनलाइजेशन इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि एसटीटी को भी उनको हिलाना पड़ेगा। तो हमारा इनिशियली यही बोलना है इस बार भी कि आप उसको बिल्कुल हटाने की बजाय उसको आप कम कर लें, जिससे कि ऑडिट ट्रेल जो है, जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव होता था सीटीटी का या एसटीटी का, वो वहीं पर रहे। और देखिए, कमोडिटीज और इक्विटी जो है उसमें मेजरली ये फर्क है, वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है और ये जो है ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारे को ये देखना है कि इसकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है, और इलास्टिसिटी बड़ी होती है कमोडिटीज में, तो हमारे को ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पर तो बिल्कुल कम करा जाए। और हमारे को उम्मीद भी इस साल है, क्योंकि हमारी जो वेरियस प्रेजेंटेशन हुई है, हमारे को उम्मीद है कि कम होगा। तो ये राय आपकी है और आप कह रहे हैं कि मतलब क्यों कम करना चाहिए। लेकिन अशोक जी, एक महत्वपूर्ण सवाल सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ग्लोबल मार्केट के से अगर हम कंपेयर करें तो जैसे सीएमई का वॉल्यूम हमसे 50 गुना से ज़्यादा बड़ा है, चाइना में भी हमसे करीब 23 गुना ज़्यादा कारोबार है डेरिवेटिव फ्यूचर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का। तो क्या एक सीटीटी ही वजह है? और अगर मान लीजिए इस पर सरकार फैसला ले लेती है इसे वापस करने का, ये कम करने का, कितना बड़ा गेन आप देख रहे हैं कमोडिटी वॉल्यूम में? या आपको लगता है कि इसके साथ साथ कुछ और बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे तभी कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का वॉल्यूम और बढ़ेगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मृत्युंजय जी। देखिए, सीटीटी हमारे मार्केट में सिर्फ सीटीटी नहीं, स्टैंप ड्यूटी भी लगता है कमोडिटी के ऊपर। हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, सीटीटी स्टैंप ड्यूटी, उसके ऊपर सेस भी लगता है। और ऑफ कोर्स वी हैव सेबी चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस ऑन एंड ऑल ब्रोकरेज, एवरीथिंग एल्स। सो कंपेयर टू द वर्ल्ड, हमारी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो 3 से 4 गुना है। और जब ये सीटीटी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब गोल्ड के अंदर इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड और हम नंबर 1 एक्सचेंज इन द वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे थे। देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड, नंबर 1 और नंबर 2 कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, और काफी बड़ा इंपोर्टर है। मतलब बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जिनके अंदर की हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंज्यूमर या इंपोर्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं। और उसके बाद भी हमारे यहाँ जो टर्नओवर है वो सिर्फ 32,000 करोड़ है, जबकि ये कम से कम इस पे 1 जीरो और लगना चाहिए। सो पूरी पॉसिबिलिटी है। और आपने पूछा कि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एनआरआई को कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। एफपीआई को भी जो ट्रेडिंग अलाउड है वो काफी रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, इसलिए कोई एफपीआई इंडिया में कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं करता। तो हमें उन सब के लिए भी हमने सेबी से बात करी है एंड सेबी इज लुकिंग एट इट पॉजिटिवली। एफपीआई को भी वो
ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट में अलाउ कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड और पीएमएस को ट्रेडिंग अलाउ कर दी है, उसके अंदर अभी भी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है और इम्पैक्ट कॉस्ट कम हो जाती है तो इंडिया में कमोडिटी मार्केट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडिया कैन बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ये आप करें, अगर ये कर दिया जाए तो इंडिया के कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि ये दुनिया के मार्केट का मुकाबला कर पाएगा। इस मार्केट में इतना पोटेंशियल है। कुछ डेटा है बहुत चौंकाने वाले कपिल जी। अब जैसे 2012 में जो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज है उसका जो वॉल्यूम था 2012 में वो $7,077 बिलियन का था, जो 2020 में बढ़कर $12,238 बिलियन हो गया। सीएमई का वॉल्यूम भी $46,434 बिलियन के आसपास है, लेकिन एमसीएक्स पर ये बहुत कम 901। हालांकि चूंकि आप एनसीडीएक्स से हैं, लेकिन मैंने एक संदर्भ के लिहाज से ये आंकड़ा दिया है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि वॉल्यूम बढ़ाने का सर, मार्केट में ट्रस्ट लौटाने का, रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़े, एफपीओ का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए सीटीटी के अलावा और क्या क्या जरूरी है जो आपको लगता है कि इस बजट में सरकार को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? जी देखिए मृत्युंजय जी, कॉस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके ऊपर हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, और स्पेशली अगर हम एग्री की बात करें या बाकी जो कमोडिटीज डेरिवेटिव है, इंडियन में सभी कमोडिटीज लगभग कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से कि उसकी एफिशिएंसी भी कॉस्ट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। एक्सचेंज इकोसिस्टम WDRA, ENWR, एगमार्क और FSSAI के पैरामीटर्स को फॉलो करता है, जबकि फिजिकल मार्केट इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करता है। तो एक बहुत बड़ा गैप है किस तरीके से नॉर्मल मार्केट ट्रेड करता है और किस तरीके से एक्सचेंज सिस्टम में ऑपरेशन होता है। वो जो एक कॉस्ट गैप है, अगर मैं फिजिकल में किसी कमोडिटीज का ट्रेडिंग करता हूँ तो शायद मेरे को कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, जबकि एक्सचेंज सिस्टम में देना पड़ता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट। बट ये जरूरी है कि हम अच्छा वेयर हाउस रखें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखें और स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट को बड़े लेवल पर कुछ करने की जरूरत है, ताकि ये जो गैप है इसको कम कर सके। सेकंड जो पॉलिसीज है मृत्युंजय जी, ये जो मार्केट है ये वैल्यू चेन्स और हेजर्स के लिए बनाए गए हैं, और इनका जो इकोनॉमिक रैशनल भी यही है कि रिस्क मैनेजमेंट कर सके आप। बट जो पॉलिटिकल रीजन है या प्राइस सेंसिटिविटीनेस है जो हमारी कंट्री की है, उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी कभी नहीं बन पाती है इस मार्केट के अराउंड, उसको कहीं ना कहीं खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि जब तक एक सपोर्ट ऊपर से और इकोसिस्टम का नहीं दिखेगा किसी भी मार्केट के लिए, जो न्यू एज पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हो, वो इस मार्केट को बहुत ही पॉजिटिवली नहीं देखेंगे, और जो उनका पार्टिसिपेशन जिस स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो एक स्टेबिलिटी, पॉलिसी स्टेबिलिटी की बहुत बड़ी जरूरत है। और थर्ड जो है, जो लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं, किस तरीके से एक पॉलिसी लेवल चेंजेस करके हम उनको इस मार्केट से कनेक्ट कर सकते हैं। चाइना की आपने बात की है, तो चाइना में बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जो ऑटोमेटिकली जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हों या इंश्योरेंस एजेंसीज हों या फार्मर्स हों, उनको डाइवर्ट करता है रिस्क मैनेजमेंट को यूज करने के लिए। ऐसी पॉलिसीज धीरे धीरे उन्होंने डेवलप की है, और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने लास्ट 10 साल में देखा है, जिस तरीके से चाइनीज मार्केट ने ग्रोथ की है। हमारे अभी ऐसे कोशिश हुए है, एफपीओस को हमने कनेक्ट करने की कोशिश की है, सेबी ने बहुत हमें सपोर्ट किया है फार्मर्स को कनेक्ट करने के लिए। अभी हमारे पास 1 मिलियन फार्मर जुड़े हुए भी हैं, बट आई थिंक एक और बड़े पुश की जरूरत है, ताकि जो बचा हुआ सेगमेंट है वो इस मार्केट के साथ जुड़ सके और इस मार्केट की पोटेंशियल को और जो इसकी यूजेबिलिटी है, जो बेनिफिट है, उसको अच्छे से यूज कर सके। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं कि मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, और इनफैक्ट आप तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं कि पोटेंशियल बहुत है। अगर इस मार्केट को और मजबूत करना है, बूस्ट करना है, तो ज़रूरी है कि कुछ टैक्स में राहत मिले, कुछ और पॉलिसी में बदलाव हो। और इंडिया का जो मार्केट है, क्योंकि हमारा फिजिकल का अंडरलाइंग मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, कंजम्पशन का मार्केट है, लिहाजा अगर सरकार चाहे तो इस मार्केट में ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं, इसको और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया कपिल जी आपका, नरेंद्र वाधवा जी आपका, और अशोक अग्रवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए कि इस बजट में कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।